नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 17वां दिन है और सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले हम एक बार फिर हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ। आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो आज शामिल हैं। साथ ही दिखाएंगे कि किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट आज रखी जानी है। प्रश्नकाल क्वेश्चन आवर के दौरान सांसद कौन कौन से अहम सवाल पूछने वाले हैं। इसके अलावा दोनों ही सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रह सकती है। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे और ये अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में हमारे दो संवाददाता मौजूद हैं, सूरज मोहन झा और रवीन सिंह शोनान। सूरज मोहन झा से हम लोकसभा से जुड़ा हर अपडेट लेंगे, जबकि हमारे संवाददाता रवीन सिंह शोनान राज्यसभा से जुड़ा तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। वहीं स्टूडियो में भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद, जिनसे हम आज के एजेंडे को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सभी का स्वागत है। प्रसाद सर, आपका स्वागत है। साथ ही जो दोनों हमारे संवाददाता हैं उनका हम रुख करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राज्यसभा के एजेंडे में निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021, मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता सूची को आधार से जोड़ने का प्रस्ताव, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए हर साल 4 अवसर देने का भी प्रावधान। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरी संशोधन बिल 2021 पर लोकसभा में होगा विचार। संबंधित संस्थाओं में अनुशासनात्मक तंत्र को मजबूत बनाने और मामलों के जल्द निपटारे को सुनिश्चित करने के प्रावधान। 17 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया था विधेयक। विनियोग संख्यान 5 विधेयक 2021 आज राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विचार और लौटाए जाने का करेंगी प्रस्ताव। लोकसभा से विधेयक को मिल चुकी है मंजूरी। राज्यसभा और लोकसभा के आज के एजेंडे पर विस्तार से नजर डालेंगे और अपने मेहमानों से भी उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं दोनों सदनों में कल क्या कुछ हुआ, उस पर रिकैप के जरिए नजर डालते हैं। लोकसभा से कल निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 पारित हो गया। वहीं 2021-22 की अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच और संबंधित विनियोग विधेयक को भी लोकसभा की मंजूरी मिल गई। राज्यसभा से नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ संशोधन बिल 2021 पारित हो गया। जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 को संयुक्त समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव मंजूर हुआ। तो मध्यस्थता को बढ़ावा देने से संबंधित द मीडिएशन बिल को स्थायी समिति को भेज दिया गया। हालांकि दोनों सदनों में अलग अलग मुद्दों पर गतिरोध भी देखने को मिला और गतिरोध के बीच ही देश में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से जो पैदा हालात हैं उस पर उच्च सदन यानी राज्यसभा में चर्चा पूरी हुई। आज दोनों ही सदनों के एजेंडे को अगर हम देखें तो काफी अहम कामकाज शामिल है। सबसे पहले लोकसभा के एजेंडे पर एक नजर। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरी संशोधन बिल 2021 पर आज लोकसभा में विचार होना है। खेलो इंडिया योजना और खेल अवसंरचना के मुद्दे पर बीजेडी सांसद अनुभव मोहंती ध्यानाकर्षण भी लाएंगे। वहीं जलवायु परिवर्तन और मूल्य वृद्धि के महत्वपूर्ण मुद्दों पर नियम 193 के तहत चर्चा भी एजेंडे में शामिल है। साथ ही प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट, सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की रिपोर्ट और कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंध संस्थान निफ्टिम की परिषद के लिए 2 सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव भी होगा। साथ ही लोकसभा के पटल पर मंत्रालयों से संबंधित अहम पत्र रखे जाएंगे और प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी पूछे जाएंगे। और फिलहाल हम सीधा रुख करेंगे संसद भवन परिसर में मौजूद मेरे सहयोगी सूरज मोहन झा का। सूरज, किस तरह के आसार और संभावनाएं, और हम देख रहे हैं कि जो शीतकालीन सत्र है उसमें अब 3 बैठकें ही बची हैं और जाहिर तौर पर जाते जाते इस सत्र कामकाज को लेकर अच्छा संकेत देकर जाए, ये कोशिश होगी। आसार क्या लग रहे हैं? बिल्कुल प्रीति, अगर हम शीतकालीन सत्र को देखें तो जो ये आखिरी सप्ताह शीतकालीन सत्र का चल रहा है वहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो गतिरोध है उसकी वजह से सुचारू रूप से लोकसभा नहीं चल रहा। हमने पहले लोकसभा को अच्छा चलते हुए देखा था,
लेकिन कुछ कारणों से गतिरोध बना हुआ है। सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार कोशिश की जा रही है, लोकसभा अध्यक्ष भी बार बार सदस्यों से अपील कर रहे हैं कि अगर कोई भी मुद्दा है तो लोकसभा के नियमावली के अनुसार ही उसे उठाने का मौका शून्यकाल या अन्य अवसरों पर दिया जा सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं गतिरोध टूट नहीं रहा है और विपक्ष के सांसद शोर शराबा करते हुए बैनर लेकर सदन के वैल में आ जा रहे हैं। अगर हम कल की बात करें प्रीति, तो हमने कल देखा था प्रश्नकाल की शुरुआत विपक्ष के भारी हंगामे के बीच में हुआ था। काफी महत्वपूर्ण सवाल प्रश्नकाल में पूछे जाने थे, लेकिन उसके बावजूद लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलाने की पूरी कोशिश की और प्रश्नकाल को 45 मिनट तक चलाया भी। हमने देखा जो मौखिक प्रश्न 20 लिस्टेड थे, उन 20 के 20 सवालों को ही लोकसभा अध्यक्ष ने कल लिया था। उसमें हमने देखा 6 जो सवाल थे, मौखिक सवाल जो लिस्टेड थे, उस पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे गए और 13 या 14 सवालों पर जो मूल प्रश्न पूछने वाले सांसद थे या तो वो हंगामा कर रहे थे या फिर वो सदन में मौजूद नहीं थे। लोकसभा अध्यक्ष ने बार बार अपील की थी कि प्रश्नकाल को चलाने दीजिए, ये एक ऐसा अवसर होता है जब आप सरकार से सीधा सवाल पूछ सकते हैं, बगैर किसी दलगत राजनीति के बगैर सीधा सरकार को जवाबदेह बनाया जा सकता है। लेकिन उसकी अपील बेअसर साबित हुई और 45 मिनट प्रश्नकाल चलाने के बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। उसके बाद हमने देखा सदन में जरूरी दस्तावेज, संसदीय समितियों की रिपोर्ट भी रखी गई और इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल को सदन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। उसके इंट्रोडक्शन का विपक्ष के कुछ सांसदों ने विरोध किया, उन्होंने नोटिस भी दिए थे इसके विरोध को लेकर, तो इसलिए सदन में उन्हें जब इसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा था तो उन्हें बोलने का मौका भी मिला। उन्होंने उसमें से कई सांसदों ने इसे संविधान की मूल भावना, राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ बताया, तो वहीं कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों ने इसे संसदीय स्थायी समिति के पास स्क्रूटनी के लिए भेजने का प्रस्ताव रखा। लेकिन सरकार की तरफ से जो केंद्रीय मंत्री, कानून मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने साफ साफ कहा कि इससे पहले संसदीय समिति जो लॉ जस्टिस से जुड़ी हुई है उसने कहीं ना कहीं इस बिल से संबंधित इस तरह के ही प्रस्ताव भेजे थे और ये पूरी तरह से जो है स्क्रूटनी और सलाह मशवरा करके लाया गया बिल है। इससे कहीं ना कहीं मतदाता सूची में जो दोहराव है उसे रोका जाएगा। साथ में जेंडर जो इक्वालिटी है उसको लेकर भी प्रीति ये काफी महत्वपूर्ण विधेयक है। सैन्य कर्मियों में पहले क्या होता था, जो सैन्य कर्मी होते थे उनकी पत्नी को मतदाता सूची में रखा जाता था, लेकिन हमने देखा है महिला सशक्तिकरण के दौर में अब महिलाएं काफी सैन्य बलों में आ गई हैं। ऐसे में उनके जो पति होते हैं वो इसमें छूट जाते थे, तो उस विसंगति को दूर किया गया और उसमें स्पाउस यानी जीवन साथी शब्द को डाला गया है। साथ में और भी कुछ संशोधन किए गए ताकि जो चुनावी प्रक्रिया है वो काफी स्मूथ हो, किसी तरह का दोहराव ना हो, बोगस वोटिंग रुके। उसके बाद हमने देखा था इसे पुनर्स्थापित कर दिया गया, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। उसके बाद सदन को फिर स्थगित करना पड़ा। फिर सदन जब बैठा तो हमने देखा अनुदान की मांगों पर जो चर्चा अधूरी रह गई थी, उसका जवाब सूरज एक अपडेट फिलहाल आपसे लेना चाहेंगे क्योंकि मंगलवार का दिन है और हम जानते हैं बीजेपी संसदीय दल की बैठक होती है, उसको लेकर फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? प्रीति, संसदीय दल की जो बैठक थी पिछले सप्ताह नहीं हुई थी, सप्ताह हुई है। प्रधानमंत्री ने भी उस बैठक में मौजूद थे जो अंबेडकर सेंटर में हुई थी। उन्होंने बार बार भाजपा के सभी सांसदों से सत्र में भाग लेने की अपील की है। पिछली बार भी जब संसदीय दल की बैठक हुई थी तो प्रधानमंत्री ने यही अपील सांसदों से की थी कि आप सभा की बैठकों में जाइए, विधायी कामकाज में हिस्सा लीजिए, प्रश्नकाल शून्यकाल के माध्यम से जनहित के मुद्दे उठाइए ताकि जो आपके संसदीय क्षेत्र के लोग हैं वो ठगा हुआ महसूस ना करें। इसका एक प्रसंग मैं कल का भी बताना चाहूंगा। जैसे कल मैंने बताया था कि 20 प्रश्न मौखिक पूरे के 20 के 20 लोकसभा अध्यक्ष ने लिए थे, जिसमें 14 सवाल के जो मूल प्रश्न पूछने वाले थे वो लोग मौजूद नहीं थे, उसमें 9 भाजपा के ही सांसद थे। तो इसको भी भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता ने इसको काफी गंभीरता से लिया है। जो चीफ विप हैं लोकसभा में राकेश सिंह, उन्होंने चिंता जाहिर की कि 9 सांसद जो थे वो प्रश्नकाल के दौरान अनुपस्थित रहे। इसको भी काफी गंभीरता से लिया गया है। प्रधानमंत्री ने बार बार चेताया था कि आप रहिए, नहीं तो जनता सजग है, वो जानती है क्या करना है और कठोर कदम भी उठाए जा सकते हैं। संसद सत्र में सांसदों की भागीदारी ज्यादा रहे, इसको लेकर प्रधानमंत्री बार बार अपील कर रहे थे। और अब आज हमने जिस तरह से देखा है अवरोध 2 बातों को लेकर, राज्यसभा में जिस तरह से 12 सांसदों को सस्पेंड किया गया है और लोकसभा में जिस तरह से गतिरोध लखीमपुर खीरी कांड के बाद से बना हुआ है, उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को कहा गया है कि सदन के अंदर बार बार रहे, कुछ महत्वपूर्ण विधेयक जो आने हैं उन्हें भी पास करना है। साथ में जब सदन के अंदर कोई बातें उठानी हो शून्यकाल या प्रश्नकाल के माध्यम से तो चलता रहना चाहिए।
जनता को दिखना चाहिए कि प्रश्नकाल को चलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और जैसा हमने कल देखा था लोकसभा अध्यक्ष ठीक ने है, पूरे और उसके 20 लिए के 20 उसके लिए मौके- उपस्थिति जरूरी है। ठीक है, हम फिर से अपडेट के लिए आपके पास आएंगे सूरज। और हमारे साथ इस समय पी भट्टाचार्य, सांसद राज्यसभा कांग्रेस के, वो भी जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है भट्टाचार्य जी। और केवी प्रसाद जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। पी भट्टाचार्य जी, पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अब 3 दिन बचे हैं शीतकालीन सत्र के, जो कार्य दिवस हैं एक तरह से, क्या संभावनाएं हैं? संभावना मैं कैसे बोलूँगा, सरकार पक्ष का सत्ताधिकारी जो है उनका काम है संसद चलाने का लिए, विपक्ष दल में जो है उनका साथ बातचीत करके फाइनलाइज करना पड़ेगा। लेकिन अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। जो गवर्नमेंट साइड है, ट्रेजरी बेंच है, उनका काम है जबरदस्त बिल ले आओ, जबरदस्त बिल पास करा लो। तो हम लोग शोर उठाता है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर देता है, बातचीत करने के लिए हम लोग प्रस्ताव भी देता है, कोई नहीं एक्सेप्टेड होता है। तो ऐसा तरीका से चले तो पार्लियामेंट में विपक्ष दल का क्या जोर होता है, हमको बोलिए। ये आई डू नॉट नो व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग। दे आर ruining the system of the democracy. Now today they are in the power, but tomorrow they may not be in the power. I am in the parliament for a long time. I have seen what they have done while they were in opposition. I don't like to explain all these things to you. But very surprising thing is this. The UPA government, whatever chaos it may be, came up, they wanted to talk to the opposition parties and settled it, whatever strong decision it may be. But these people are not hearing anything. ठीक। 12 people are outside. Do you not think that the opposition, the demand should be accepted and Treasury bench should talk to the people and to settle this issue? ठीक है, प्रसाद सर, आप बताइए क्या लग रहा है। और जो बातें अभी भट्टाचार्य सर ने कही हैं कि सरकार सुन नहीं रही है, हालांकि बैठक करने की कोशिश की गई कि जो मुद्दा है खासकर 12 सांसदों के निलंबन का, उसको लेकर बातचीत हो, लेकिन उसका नतीजा क्या रहा वो हम जानते हैं। साथ ही जो गतिरोध हो वो खत्म हो, ये उम्मीद हम सभी कर रहे हैं। ये 3 दिन जो बचे हैं, कामकाज अच्छा हो, क्या लग रहा है आपको? जी, अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं और जिस तरह की दोनों तरफ से बात सुन रहे हैं, तो लग नहीं रहा कि इस गतिरोध में कोई रास्ता निकलेगा। वजह यह है कि कल जैसे सरकार की तरफ से कहा गया था कि विपक्षी कुछ नेताओं को बुलाया था, लेकिन सब जानते हैं विपक्षी नेताओं ने कहा कि हम सिर्फ 4-5 दलों को नहीं, जो सारे दल हैं विपक्ष में, उन सबको बुलाया जाए। तो दोनों का पक्ष सुना है। तो अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि अब चूंकि 2 ही दिन रह गए हैं और सरकार अपना कार्यक्रम जैसे है, विधेयक जो पास हो रहे हैं वो देख ही रहे हैं हम, तो गतिरोध टूटने का अभी कुछ इस तरह के संकेत या आसार दिख नहीं रहे। ठीक है, अब एजेंडे पर बात कर लेते हैं। और जो उच्च सदन का एजेंडा है राज्यसभा में लिस्टेड आज, उस पर हम एक नज़र डालते हैं। और अगर हम देखें तो राज्यसभा में निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021, जो कि इलेक्शन रिफॉर्म से जुड़ा हुआ एक बिल है, उस पर आज राज्यसभा में विचार होगा। साथ ही विनियोग संख्यांक 5 विधेयक 2021 भी आज विचार और लौटाए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल है। शांतनु ठाकुर पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित बयान भी देंगे। कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट भी उच्च सदन में पेश की जाएगी। चाय बोर्ड के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव भी पेश होगा। साथ ही अन्य पिछड़े वर्गों, ओबीसी के कल्याण संबंधी समिति के लिए भी निर्वाचन का प्रस्ताव होना है। इसके अलावा सभा पटल पर मंत्रालयों और विभागों से संबंधित अहम पत्र रखे जाएंगे और प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी पूछे जाने हैं। और इस समय फिर से हम रुक करेंगे, संसद भवन परिसर में मौजूद है मेरे सहयोगी रविंद्र सिंह शुरान। रविंद्र, हम देख रहे हैं आज जो विधायी एजेंडा है, साथ ही जो पूरा एजेंडा है राज्यसभा का, वो अपने आप में काफी अहम है। सबसे पहले बताइए क्या संभावनाएं राज्यसभा में आज लग रही हैं आपको? जी प्रीति, नमस्कार। देखिए, बहुत अहम एजेंडा है। खासतौर पर अगर बात करें तो जो विधि यानी कि जो वोटिंग से संबंधित बिल है, वो आज लोकसभा के बाद राज्यसभा में पेश होने जा रहा है और सरकार कोशिश करेगी कि आज वो पारित भी कर दिया जाए। बहुत में अहम है। इसके अलावा जो अप्रोप्रिएशन बिल है वो आज डिस्कशन और रिटर्न करने के लिए राज्यसभा में लेके आया जाएगा। ये दोनों बहुत अहम है। देखिए, अप्रोप्रिएशन की जहाँ तक बात है, हालांकि ये मनी बिल है, इसमें राज्यसभा की खाली रिटर्न करता है और लोकसभा से पारित होने के बाद ये, लेकिन 3 ट्रिलियन जो है रुपए, उसकी बात है। कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से सरकार को निकालने की ज़रूरत है। और जिस तरह से लगातार पिछले साल देखा कि
कोरोना की महामारी आई है, सेकंड वेव आई है, उसके बाद जो सरकार पर खर्चा बढ़ा है, जो वेलफेयर स्कीम्स में पैसा लगाया गया है, उसके लिए सरकार जो है, और फ्यूल प्राइसेस जो रिड्यूस किए गए हैं, सरकार का कहना है कि उनको भरपाई करने के लिए हम लोगों को ये पैसा जो है ज़रूरत है निकालने की, ताकि हम लोग जो विकास के काम है वो प्रक्रिया को हम लगातार जारी रख सकें। दूसरी बात, जहाँ तक दूसरे बिल की आपने बात की, बहुत अहम वो बिल है। लगातार पिछले लंबे अरसे से कानून की प्रक्रिया जो इलेक्शन की है उसको सुधार की हर सरकारों ने कोशिश की है, उसी प्रक्रिया की दिशा में एक अहम कदम है। सरकार की तरफ से कहना है कि जो डुप्लीकेसी ऑफ वोटिंग कार्ड्स है, यानी कि एक अगर व्यक्ति है उसके 2, 3, 4 जगह पर भी अगर वोटिंग कार्ड्स हैं तो उससे जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है उस पर आंच आती है। यानी एक व्यक्ति 4 जगह पर अगर वोटिंग कार्ड है उसका तो 4 जगह वोट डाल सकता है, लेकिन अगर आधार के साथ उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा तो उसकी डुप्लीकेसी खत्म होगी और एक व्यक्ति एक वोट, यानी कि सरकार ने जो पहले आने के बाद कहा था कि एक चुनाव और एक वोटिंग, उस दिशा में सरकार धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है। साथ ही साथ जो सर्विसेज है, जेंडर न्यूट्रल ये लॉ नहीं था, इसमें स्पाउस की जगह शीश शब्द का प्रयोग किया गया था। और अब जो भी व्यक्ति सरकार में नौकरी कर रहा है, जो सर्विसेज में नौकरी कर रहा है, सर्विसेज कर रहा है, उनकी वाइफ्स को पहले अख्तियार था कि वो वोट डाल सकती हैं। अब इसको जेंडर न्यूट्रल करके किसी, चाहे महिला का पति है, महिला नौकरी कर रही है या पुरुष नौकरी कर रहा है, उनके जो भी स्पाउस है उनको अब वोटिंग करने का अख्तियार इस कानून के बाद होगा। साथ ही साथ पहले जो था कि अगर आप 1 तारीख यानी कि नए बरस की 1 जनवरी को अगर आप 18 साल की उम्र प्राप्त कर लेते हैं तो फिर आपको वोट बनवाने का अख्तियार होगा। यानी कि पूरे, अगर किसी का 2 जनवरी है तो उसको पूरे 1 साल और इंतजार करना पड़ता था। अब सरकार ने 4 ऐसी तारीखों की इस कानून के माध्यम से घोषणा करेगी जिसमें आप लगभग हर 3 महीने के बाद ये मौका आएगा कि आप वोट बनवा सकते हैं और जब भी नजदीकी जो चुनाव होगा उसमें आप वोट डाल सकते हैं। साथ ही साथ एक निर्वाचन की जो पैनल लिस्ट है वो होगी। हाँ। अभी जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो भी एक अपनी अलग सेपरेट सूची जारी करता है। ठीक है, इस कानून के बाद ये इस बिल को लेकर हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं तमाम और सरगर्मियां पहले आपसे समझना चाहूंगी। आज व्हिप भी जारी हुआ है बीजेपी की तरफ से, खासतौर से राज्यसभा में। तमाम और जो सरगर्मियां हैं उनको लेकर कोई अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी जिस तरह हम लोग बात जब कर रहे हैं तो ठीक हमारे बातचीत के दौरान बीजेपी के जो संसदीय दल है उसकी बैठक चल रही है। 3 लाइन का व्हिप भी जारी किया है तमाम सांसदों को सदन में रहने के लिए। देखिए, सरकार लगातार यही कोशिश कर रही है क्योंकि सिर्फ 2 दिन का समय और शेष बचा है आज के बाद, कि जो भी विधायी कार्य हैं, खासतौर पर जो महत्वपूर्ण बिल हैं, उन बिलों को पास कर दिया जाए जिससे कि जो सरकार का एजेंडा विधायी काम है वो कहीं रुके नहीं और जो भी विकास के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है वो आगे बढ़ता रहे। प्रधानमंत्री लगातार यही बात करते रहे हैं कि सांसदों को हाउस में जरूर आना चाहिए, उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। और खास तौर पर जब जिस तरह से विपक्ष जो है वो लगातार गतिरोध पैदा कर रहा है, 12 सांसदों के निलंबन के बाद हम लोग पहले दिन से ये देख रहे हैं शीतकालीन सत्र के कि उन निलंबन का जो मसला है वो लगातार उठाया जा रहा है और विपक्ष इसी मुद्दे की वजह से हाउस की जो सुचारू ढंग से प्रक्रिया चलनी चाहिए उसमें लगातार बाधा पहुंचा रहा है। तो सरकार यही कोशिश कर रही है। सरकार ने एक मीटिंग भी बुलाई थी, 4 जो अलग अलग दल हैं जिनके साथ सांसदों को निलंबित किया गया है उनके साथ बैठक करने के लिए, लेकिन उसमें शामिल कोई नहीं हुआ। तो सरकार कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से गतिरोध खत्म हो और उसके बाद सुचारू ढंग से, चाहे 2 ही दिन की बैठकें शेष हों, आज को मिलाकर तीसरा दिन, लेकिन उसमें भी कामकाज ठीक तरीके से पूरा हो और जो सांसद जिन इलाकों से आते हैं उनके जो अहम मुद्दे होते हैं वो शून्यकाल हो, प्रश्नकाल हो, कम से कम उनको भी उठाया जा सके। और साथ ही साथ लेजिस्लेशन का जो काम है उसमें अहम चर्चाएं होती हैं। राज्यसभा में हमने पहले भी देखा है कि किस बेहतरीन स्तर की चर्चाएं होती हैं, डिबेट्स जब होती हैं तो उसमें एक से एक बेहतरीन संवाद हम लोगों को देखने को मिला है। वो कहीं शोरगुल में या गतिरोध में गायब ना हो जाए और किसी तरह से शोरगुल की वजह से उनको बिल ना पारित करने पड़े। इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है कि एक समन्वय स्थापित किया जाए, बातचीत की जाए। बिल्कुल रविंद्र, और आगे भी आएंगे आपसे अपडेट के लिए। अब एजेंडे पर विस्तार से नजर डालें और राज्यसभा का एजेंडा देखें तो निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 पर आज राज्यसभा में विचार होना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इस बिल के जरिए लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 और लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 में
और संशोधन किया जाना है। बिल में मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता सूची को आधार से जोड़ने का प्रस्ताव है। वहीं मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए हर साल 4 मौके देने का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही विधेयक में चुनाव संबंधी कानून को सैन्य मतदाताओं के लिए जेंडर न्यूट्रल बनाने और चुनाव उद्देश्यों के लिए किसी भी परिसर की आवश्यकता को सक्षम करने के प्रावधान है। विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है। साथ ही विनियोग संख्यांक 5 विधेयक 2021 भी आज राज्यसभा की कार्यसूची में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक पर विचार और लौटाए जाने का प्रस्ताव करेंगी। 2021-22 के अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच और संबंधित विनियोग विधेयक को कल लोकसभा से मंजूरी मिल गई है। 2021-22 की अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच के तहत 3,73,761 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद की मंजूरी मांगी गई है। इस विधेयक को पारित करने की वही प्रक्रिया है जो अन्य धन विधेयकों के मामले में है। विनियोग विधेयक सरकार को किसी वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि से धनराशि निकालने की शक्ति देता है। भट्टाचार्य सर, राज्यसभा के एजेंडे को हम देख रहे हैं तो जो इलेक्शन रिफॉर्म से जुड़ा बिल है वो लोकसभा से पारित हुआ कल और अब राज्यसभा के एजेंडे में है। ये बिल को आप किस तरह देख रहे हैं? कल चर्चा में हमने देखा कई ऐसे सुझाव विपक्ष की तरफ से भी दिए गए हैं और तमाम कुछ शंकाएं हैं इस बिल को लेकर जो उठाई गई हैं। First of all, I tell you very frankly, the government side has not gone in details of this bill. What was practically proposed by the Election Commission, they have accepted it. But I do not understand why they are going to take up the Aadhaar card. जुड़ा करने के लिए क्या जोर होता? Aadhaar card is a privacy. Where the privacy will exist? If you add it to voter card with the Aadhaar card, where the privacy will stand? I do not understand. They are saying that in panchayat, municipal poll and general election in the same वोटर कार्ड में होगा। अभी तो ऐसे ही होता है। कलकत्ता कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ तो जो आईडी कार्ड था वो आईडी कार्ड तो जनरल इलेक्शन का आईडी कार्ड ही हम लोग यूज़ किया। वो तो अलग से कोई आईडी कार्ड है नहीं। पंचायत इलेक्शन के लिए एक आईडी कार्ड, कॉरपोरेशन के लिए एक आईडी कार्ड, जनरल इलेक्शन के लिए एक आईडी कार्ड, ऐसा तो चलते ही नहीं रहा हमारा देश में। तो ये चीज़ आता है क्यों? Why they are saying all these things? And last of all, I feel to connect ID card, to expose ID card to the public, it will be the dangerous for the people. And I warned the government, if they open the Aadhaar card for the other people, then the days are coming when your bank amount will be looted like anything. You cannot stop this thing. Up till now, we are getting every day in our mobile, you get in touch with this, your bank accounts number, you give it to us, we will organize this thing, that way, this way, so many things are there. So many people are there. When I had a talk with the Delhi police commissioner and the Delhi cyber crime people, they say, yes, there's some people are there. They are doing this thing. In Calcutta, when I talked to them, they said, yes, somebody is operating from Jharkhand area, somebody is operating from other states. They are operating like this thing. तो आधार कार्ड को अब एक्सपोज मत करे. Don't open आधार कार्ड to the people on the एक्सपोज करना तो बहुत खराब हो जाएगा. ठीक है प्रसाद सर, जो बातें विपक्ष की तरफ से कही गई हमने देखा चर्चा के दौरान इस बिल पर लोकसभा में, जैसे अभी भट्टाचार्य सर भी कह रहे हैं कि प्रिवेसी को लेकर एक कंसर्न है विपक्ष का, जबकि सरकार कह रही है कि हमें बोगस वोटिंग रोकनी है और इलेक्शन को लेकर जो रिफॉर्म होंगे उसमें ये एक बड़ा कदम साबित हो सकता है. तो क्या इस बिल को कैसे देख रहे हैं आप? अगर हम इसके थोड़ा सा इतिहास में जाएं, करीब 2015 में इलेक्शन कमीशन ने एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया था जहां पे उनको लगा कि आधार से जोड़कर हम बोगस वोटिंग को कम करें. जैसे आपके साथी ने भी बोला कि कई सारे राज्यों में हैं कि भाई राज्य में भी आप एनरोल कर रहे हैं और जहां आप कार्य कर रहे हैं वहां आपने
इनरोल कर लिया या आपने स्थान बदल लिया लेकिन पुराने जगह आपका नाम डिलीट नहीं हुआ। तो ये एक चुनाव सुधार की डिमांड रही, लेकिन 2015 में मेरे ख्याल से कोर्ट से इस पर रोक लगाई गई क्योंकि इस तरह का कानूनी प्रावधान नहीं था। तब से लेकर ये मांग इलेक्शन कमीशन से ज़रूर चली थी, माफ़ कीजिएगा। और उसके बाद जो है कि करीब पिछले साल जो अनुदान मांगों का जो कल हमारे संसद में मंत्री जी ने कहा कि हमारे पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस पे बात रखी है, बिल्कुल ठीक है। 2101वां रिपोर्ट जो उनका पिछले साल का था अनुदान मांगों के, जब उसमें इसका एंट्री है कि उन्होंने कहा कि आधार से जोड़ के देखना चाहिए। और ठीक इस साल जब मार्च में उसने फिर से अनुदान मांगों पे बहस की कमेटी ने, उसमें इस बात को फिर से रखा। लेकिन वहीं विपक्ष की ये बात है, मांग है, और काफ़ी हद तक देखा जाता है कि जब बिल, खासकर एक विशेष बिल बनाया जा रहा है तो उसको एक पहले पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जाता है एग्जामिनेशन के लिए, ताकि जैसे भट्टाचार्य जी ने अभी बात रखी है, तमाम सारे मुद्दे जो जुड़े रहते हैं, लोगों के मन में जो शंकाएं हैं उसको संसदीय जो हमारे प्रणाली में है, जो हमारी कमेटी उसको विस्तार से देखती है, जो विशेषज्ञ हैं उनको बुला के उनसे समझती है कि इसमें क्या पहलू हैं, किन पहलुओं पे ध्यान रखना चाहिए। प्राइवेसी की जैसे बात की गई है, वहीं देखिए दूसरी ओर हम अभी डाटा प्रोटेक्शन बिल की भी बात कर रहे हैं, तो ये सब जुड़ते हैं कहीं ना कहीं आकर। तो सरकार निश्चित करती है, कमेटी में विस्तार से जब चर्चा होती है और बाईपार्टीजन होता है, मतलब हर दल के लोग खुले मन से विचार रखते हैं, एक्सपर्ट्स को सुनते हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक तरीका है। अब लेकिन अब सरकार का निर्णय जो है अभी सामने है, वो लोकसभा से पारित किया गया है और आज राज्यसभा में पेश होने की बात हो रही है। ठीक है, तो भट्टाचार्य सर, आपकी नज़र में क्या रास्ता है? बोगस वोटिंग रुके जल्द से जल्द, क्योंकि तमाम केसेस अभी भी हम देखते हैं कि लोग फर्जी मतदान कर रहे हैं, कई जगह नाम है लिस्ट में। रास्ता क्या है अभी? अच्छा, रास्ता तो इलेक्शन कमीशन का जो रूल्स है, वो रूल्स में तो है, फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8, दे कैन इंडक्ट द नेम, दे कैन डिडक्ट द नेम्स, नो प्रॉब्लम। हर वक्त ये काम चलते रहे। संशोधन होने का लिए जो प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन का रूल में, उसको फॉलो करे तो ठीक ठाक हो जाएगा। इसमें नया कानून का क्या जरूरत है? और आधार कार्ड का लिए जो बात करते रहे, अभी आधार कार्ड उनका से जुड़ा रहे तो पूरा चीज ओपन हो जाएगा। डेटा प्रोसेसिंग को प्रोटेक्शन देने के लिए सरकार पक्ष में हम लोग को वादा किया, लेकिन मैं आपको विथ ऑल अथॉरिटी सेइंग data protection is not being implemented, and lot of cases we have where it has been leaked, and in this case also it will be leaked. Very soon you will be seeing this thing, and I do not know what is the intention of the government of India, why they are trying to expose all these things. Privacy will be totally exposed, totally eroded. Why they are doing this thing? I am sure of his some mischievous role is playing behind this thing. तो I think entire country should come out to चार oppose बड़े this thing. प्रावधान है भट्टाचार्य सर। चारों जो अमेंड करने के बाद जो बड़ी बातें इस बिल में 4 हैं, 4 बार उसको आप रिन्यू करा सकते हैं या अब नाम जुड़वा सकते हैं। स्पाउस को लेकर जो बात कही गई है, आपको चारों प्रावधानों पर आपत्ति है? नहीं, चारों प्रावधान के लिए तो कोई बात सुन लीजिए। हमारा फॉर्म नंबर 6 है, किसके लिए है? मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम जुड़ना के लिए। फॉर्म नंबर 7 है, 8 है, हम संशोधन करने के लिए। नाम किसको फॉल्स नेम है, इसको एक्सपेल करने के लिए, इसको आई लाइक टू वॉश आउट दिस नेम। सपोज आई हैव सीन दैट पर्सन डाइड, I can fill up the form as per the guideline of the election commission, and if I give it to the chief electoral officer in the states and in this office, the name will be deducted. There will be no problem. ये 50 साल ऐसे चलते रहे, अभी क्या हो गया जे इसको बंद करना अभी जरूरी है। ठीक है, सूरज अभी यार एक बात है, हाँ, आप सुन लीजिए। बताइए। जो मोदी जी का गवर्नमेंट आया फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में, वो तो वो प्रोसेस में तो आया, तो प्रोसेस रॉन्ग होता है तो उनका इलेक्शन भी रॉन्ग है। ठीक है, ठीक है। सूरज मोहन झा, आप सुन रहे हैं भट्टाचार्य जी ने जो बातें कही हैं, प्रसाद सर ने भी इसको लेकर जो बात रखी है। कल हमने देखा था लोकसभा में भी जो बातें सामने आई
जो जवाब दिया गया मंत्री की तरफ से उसकी मैं चाहूंगी मोटी मोटी बातें आप बताएं। जब इसका विरोध हमने देखा था, इंट्रोडक्शन के समय पे इसका विरोध हुआ था, लेकिन बाद में जब एडजर्नमेंट के बाद इस विधेयक को लाया गया था, उसमें तमाम विपक्षी दल जो थे, तमाम, पूरा विपक्षी दल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन विपक्षी दलों में के जो कुछ खास दल थे, उन्होंने इसका विरोध जिस तरह से बिंदु उठाया अभी भट्टाचार्य जी ने और बताया कि राइट टू प्राइवेसी की बात हो। सबसे बड़ी बात उनका आधार से लिंक करने का जो सरकार का फैसला है मतदाता कार्ड को, उसको लेकर खास विरोध है। सब उसको बार बार जो मौलिक अधिकारों का हनन भी बता रहे हैं। वैसे कहा यह जा रहा है कि ये जो मूल इसकी जो सोच थी वो नंदन नीलेकर्णी ने जब आधार बनाया था तो ये उस सोच में शामिल था कि इसे मतदाता प्रक्रिया के साथ भी जोड़ा जाए। केंद्रीय मंत्री, कानून मंत्री ने जब इसका जवाब दिया तो उन्होंने इन सभी आरोपों का जवाब दिया। साथ में उन्होंने कहा कि जब ये बात कही गई कि संसदीय समिति के पास इसे भेजा जाए, उसमें इस पर विचार किया जाए, तो उन्होंने बताया, जिस तरह के बी प्रसाद जी भी अभी बता रहे थे कि पूर्ववर्ती जब अनुदान की मांगों और तमाम जब कमेटियां थी, उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को लेकर जो अपनी सुझाव दिए थे, उसमें ये सुझाव शामिल रहा था कि कहीं ना कहीं इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाए, क्योंकि दोहराव होता है। जिस तरह से भट्टाचार्य जी कह रहे थे कि चुनाव आयोग जो के पास अधिकार है, देखिए कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए महाराष्ट्र का है, दिल्ली में रहता है, अगर वो वहाँ पे गांव में भी उनका मतदाता सूची में नाम है और दिल्ली में भी है, ऐसे में डबलिंग होती है। हमने देखा है जिस तरह से केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आधार का इस्तेमाल किया गया, और हमने देखा इसमें जो बिचौलिए थे उनका रोल काफी हद तक कम हुआ है। और ठीक है भट्टाचार्य सर, मैं आपका बात पूरी करने आधार से जोड़ते हुए देखा है। बिहार का कोई जो मजदूर है वो दिल्ली, कलकत्ता या बंबई में रहता है, तो वहां पे भी आधार के माध्यम से अपने राशन कार्ड से राशन का इस्तेमाल कर सकता है। तो उसी एक सोच के साथ इसे लाया गया कि मतदाता सूची में दोहराव ना हो, बोगस वोटिंग रुके, चुनावी प्रक्रिया एकदम सही तरीके से हो। साथ में जेंडर न्यूट्रलिटी की बात हुई, राइट टू प्राइवेसी को भी उन्होंने खारिज किया कि किसी भी तरह का जो है इसमें उसका उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। साथ में हमने देखा है डेटा प्रोटेक्शन को लेकर बात हो रही थी। डेटा प्रोटेक्शन को लेकर जो ज्वाइंट कमेटी बनी थी, पहले मीनाक्षी लेखी उसके अध्यक्ष थी, बाद में पीपी चौधरी उसके अध्यक्ष हुए, उसने भी इसी सत्र में, शीतकालीन सत्र में अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की है। और अब उम्मीद की जा रही है कि इस सत्र के दोनों दिन में देखना होगा, या फिर अगला जो बजट सत्र अब कुछ 1 महीने बाद ही आने वाला है, उसमें उस डेटा प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ विधेयक भी लाया जाएगा। तो तमाम जो विपक्ष की शंकाएं हैं या जो आलोचक हैं इस विधेयक की जो शंकाएं जता रहे हैं, वो शायद वो उसका निराकरण हो जाए। और डेटा प्रोटेक्शन की और भी सरकार काफी गंभीर है, साथ में चुनावी प्रक्रिया भी किस तरह से साफ सुथरी हो उसको लेकर भी सरकार जो है उसके आश्वासन सदन के अंदर। फिलहाल इस पर डिटेल देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भट्टाचार्य सर, आप इसको लेकर बहुत संक्षेप में अगर जो बात कहना चाह रहे थे। नहीं, मेरा 2 बात है। एक तो है दिस बिल शुड गो टू सिलेक्ट कमिटी, दिस नंबर 1। नंबर 2, what they are saying that if they bring this bill, some problems what we have been facing that will be sorted out by this method, that is not a correct one. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और जो आगे एजेंडा लोकसभा में लिस्टेड है उस पर बात करते हैं। लोकसभा में आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लागत और संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव संशोधन विधेयक 2021 आज एजेंडे में शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। लोकसभा में 17 दिसंबर को यह विधेयक पेश किया गया था। इसमें संबंधित संस्थाओं में अनुशासनात्मक तंत्र को मजबूत बनाने और मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के प्रावधान किए गए हैं। इस विधेयक के जरिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम 1949, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम 1959, माफ कीजिएगा, और कंपनी सचिव अधिनियम 1980 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। वहीं जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण मुद्दे पर नियम 193 के तहत आगे की चर्चा भी आज लोकसभा के एजेंडे में शामिल है। चर्चा के आखिर में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जवाब देंगे। इससे पहले 8 दिसंबर को डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने चर्चा की शुरुआत की थी, जिसके बाद विभिन्न दलों के सांसदों ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और इससे निपटने के उपायों पर अपने विचार और सुझाव रखे। 10 दिसंबर को भी इस मुद्दे पर सदन में चर्चा हुई और सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया, लेकिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई और ये आज भी जारी रहेगी। वहीं मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर भी नियम 193 के तहत लोकसभा में आज अल्पकालिक चर्चा होनी है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और टीएमसी सांसद प्रोफेसर शौकत रॉय इस मुद्दे को उठाएंगे, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के सांसद मूल्य वृद्धि की स्थिति के बारे में अपने विचार और सुझाव रखेंगे।
इस दौरान सत्ता पक्ष की ओर से महंगाई पर नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों का भी जिक्र किए जाने की संभावना है और आखिर में, चर्चा के आखिर में, संबंधित मंत्री चर्चा का जवाब भी देंगे। भट्टाचार्य सर, जो लोकसभा का एजेंडा है इसमें जो मैं बिल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एंड द कंपनी सेक्रेटरीज अमेंडमेंट बिल, इसको लेकर मैं समझना चाहूंगी कि इसमें जो प्रावधान है, आप मानते हैं कि इस दिशा में ये सुधार की तरफ कदम है? Let me see the bill. I have not yet seen the bill. That's why I can't make any comment at this moment. ठीक है प्रसाद सर, इस बिल को लेकर जो पेश किया जा चुका है शुक्रवार के दिन ही, लेकिन उस पर आज एजेंडे में लोकसभा में दोबारा शामिल है और सरकार चाहती है कि जो अनुशासनात्मक कार्रवाई इसको लेकर जब अगर ज़रूरत हो तो उस दिशा में हम तेज़ी से आगे बढ़ सकें और वो प्रोसेस भी पूरा स्मूदन हो जी। तो इस दिशा में कैसे मानते हैं आप ये बिल? जब से अर्थव्यवस्था में जिस तरह से सुधार की बात की गई है, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ जुड़ा हुआ देखा गया है, क्योंकि पिछले कई सारी त्रुटियां दिखी गई, खासकर जो ऑडिट रिपोर्ट्स को लेकर, और कई सारी आपत्तियां रही बाद में कि ऑडिट रिपोर्ट्स ठीक से नहीं बने। तो ये सब मुद्दों को हटाने के लिए ये तीनों प्रोफेशनल बॉडीज़ जो हैं हमारे देश की, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरीज, इन तीनों के बीच में एक तरह से ठीक सा जैसे आपने कहा अनुशासन जो उनका विंग है और जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है, जो प्रशासनिक विंग है, इन दोनों के बीच में कोई टकराव की स्थिति ना हो, मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, उसको हटाने के लिए एक तरह से ये बिल लाया गया है। साथ ही साथ जैसे आपने कहा दंडात्मक जो प्रक्रिया उसको तीव्रता लाएं ताकि उसमें पारदर्शिता भी रहे और जवाबदेही भी रहे। ये दोनों मुद्दों के साथ जुड़ा हुआ है। और जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को बिल मूव किया था, तो उसमें जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस देखिएगा तो यही सब कहते हैं। और क्योंकि पिछले 8-10 सालों में जो त्रुटियां पाई गई, जो प्रणाली में परेशानी आई हैं, उसको ये दूर करके इन तीनों प्रोफेशनल बॉडीज़ को ठीक अपने व्यवस्था ठीक करे, क्योंकि इनके पास तीनों प्रोफेशनल बॉडीज़ को अपने ही मेंबरों को दंडित करने का प्रावधान है। तो वो पद्धति को ठीक करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। बिल्कुल। और फिलहाल हम एक बार फिर से संसद भवन परिसर में रुक करेंगे। सूरज मोहन झा जुड़े हुए हैं। सूरज, अगर इस बिल को लेकर बात करें तो जब ये बिल पेश किया गया तो भी हमने देखा वित्त मंत्री ने ये बात कही थी कि किस तरह से बिल अहम साबित हो सकता है, अपनी बातें उन्होंने रखी थी। और अगर हम हाल के सालों में देखें तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रोल रहा है तमाम कंपनियों के फ्रॉड को लेकर, उसके चलते भी ये बिल अपने आप में काफ़ी अहम हो जाता है। बिल्कुल, जब से मोदी सरकार आई है और आर्थिक सुधारों की तरफ उसने अपनी नीतियां और कदम जो बनाए हैं, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत प्रीति आती है वो उन्होंने देखा है मामलों के निपटान, जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है उसको लेकर काफ़ी दिक्कतें आती हैं। वो एक काफ़ी जटिल प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है। तो हमने देखा है इस विधेयक के अलावा भी हमने तमाम तरह की जो प्रावधान या अलग अलग कानूनों के तहत जो आर्थिक सुधार के तहत देखा है, वो इस और कदम बढ़ा रहे हैं कि जो बहुत मामले बहुत समय से लंबित हैं उनका निपटान हो। और ये भी सीए और सीएस से जुड़ा हुआ जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है, ये भी उसी दिशा में एक कदम है। जो लंबित मामले हैं या फिर जो डिसिप्लिनरी एक्शन है उसको लेकर कदम उठाए जाएं। साथ में काउंसिल बनाने की बात है जिसमें कुछ गैर सीए सदस्यों को भी जोड़ने की बात कही गई है। हालांकि सीए की जो तमाम संस्थाएं हैं उनकी तरफ से सरकार से इसको लेकर बात भी कही गई थी। अब जब चर्चा इस विधेयक पर होगी प्रीति, तो देखना होगा उसमें जो विपक्षी दल हैं वो अपनी क्या राय रखते हैं। और सरकार उसका जो इंट्रोडक्शन के समय पर वैसे तो वित्त मंत्री ने इसके विषय में बताया था, लेकिन आगे वो जो शंकाएं होंगी विपक्ष की उसका भी वो निराकरण करेंगे। साथ में प्रीति मैं बताना चाहूँगा आज की कार्यसूची के अलावा आज विपक्ष के 2 सांसदों ने भी कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा अध्यक्ष को दिया है, जिसमें मणिकम टैगोर जो हैं कांग्रेस के, उन्होंने लखीमपुर खीरी और एसआईटी से जुड़े हुए मामले को लेकर जो है एडजर्नमेंट मोशन दिया है। साथ में मनीष तिवारी जो कांग्रेस के पंजाब से सांसद हैं, उन्होंने भी चुनाव आयोग को लेकर एक एडजर्नमेंट नोटिस दिया है। उनका आरोप है कि चुनाव जो आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने बुलाया था, तो वो उसको एक तरह से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप बता रहे हैं। तो ये 2 एडजर्नमेंट मोशन भी लोकसभा अध्यक्ष के सामने आज लाए गए हैं। देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष इस पे अपनी क्या रूलिंग देते हैं। प्रीति, ठीक है, अब हम सीधा एक बार रविंद्र सिंह शोरान का रुख करेंगे। रविंद्र, करीब 20 मिनट का समय है जब सदन की कार्रवाई, संसद की कार्रवाई शुरू होनी है। फिलहाल और ज्यादा क्या जानकारी आ रही है? अभी हमें कार्य स्थगन नोटिस को लेकर भी सूरज मोहन झा ने जानकारी दी है। कुछ और अपडेट आज को लेकर?
जी बिल्कुल, बीजेपी की जो संसदीय दल की बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है और उसमें से जो जानकारी निकल कर आई है वो एक है कि जो बिल लोकसभा में कल चुनाव सुधार को लेकर पारित किया गया है उसके बारे में कानून मंत्री ने संसदीय दल के सामने एक प्रेजेंटेशन दी है जिसमें बताया कि इस बिल का देश को चुनाव सुधार की प्रक्रिया को तेज ढंग से चलाने में क्या मदद मिलेगी, इसका आने वाले समय में क्या लाभ होगा। दूसरा ये बताया गया कि 25 तारीख जो अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री का जन्मदिन है उस दिन को सुशासन दिवस के रूप में सरकार मनाएगी और जो इसके अलावा जो ओपोजिशन पार्टीज हैं उनकी भी एक बैठक हुई है, जो बैठक चल रही है जिसमें वो लोग आज किस तरह से और आने वाले 2 दिन लगातार कैसे उनके जो स्ट्रेटजी है उस पर वो लोग काम करेंगे। ये 3 महत्वपूर्ण अपडेट अभी आए हैं। इसके अलावा हम लोग आज उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह से सरकार लगातार कोशिश कर रही है, जो अब बैठक हुई है उसके बाद शायद कुछ सहमति बन जाए जिसके बाद सदन में बचे हुए दिनों में शांतिपूर्वक काम हो सके और जो लगातार बाधा विपक्ष की तरफ से पहुंचाई जा रही है, जो अलग अलग मुद्दे हैं और ख़ासतौर पर जिस बात का, क्योंकि आज ये बिल आने वाला है और बहुत अहम बिल है चुनाव संशोधन, चुनाव प्रक्रिया को देखते हुए ये बिल सरकार ने बार बार कहा है कि ये बिल सरकार लेकर आई है पुट्टू स्वामी के उस जजमेंट के बाद से जो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में दिया था। 92 बरस के जस्टिस पुट्टू स्वामी जो कि एक मद्रास हाई कोर्ट से रिटायर्ड थे, उन्होंने एक पिटीशन दाखिल की थी जिसके बाद जो प्राइवेसी का बिल है, प्राइवेसी का जिक्र किया था और आधार कार्ड से लिंक करने की बात कही थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आधार जो प्राइवेसी है वो फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड एक राइट है। तो सरकार लगातार कह रही है कि आधार कार्ड से लिंकेज होने के बावजूद भी किसी भी तरह का डेटा अभी तक लीक नहीं हुआ है और वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड हाथों में डेटा है, उस पर किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जब आधार कार्ड के साथ वोटिंग कार्ड को जोड़ दिया जाएगा तो चुनाव की जो पूरा परिदृश्य है, जो संरचना है, वो ढांचा पूरा सुदृढ़ होगा और डुप्लीकेसी खत्म होगी। इसमें प्राइवेसी का जो जिक्र है उसको बार बार लॉ मिनिस्टर ने अपने भाषण में कल भी कहा है कि प्राइवेसी के साथ किसी भी तरह का इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा और प्राइवेसी लगातार प्रोटेक्टेड ही रहेगी। उन्होंने ये भी दोहराया है कि प्राइवेसी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसी से मैंडेट लेकर सरकार इन संशोधनों को लेकर आई है और आप देखेंगे कि इन संशोधनों के आने के बाद से फेयर एंड फ्री इलेक्शन, जो कि भारत सरकार और चुनाव आयोग लगातार ये बात कहता रहा है कि किसी भी तरीके से हमको 100% फेयर और फ्री इलेक्शन ऑर्गेनाइज करना है देश में, उसकी तरफ हमको कदम बढ़ाने पड़ेंगे। देखिए एक जमाना वो था जब हम लोग बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग करते थे और आज अब वहां से चलकर हम बहुत आगे आ चुके हैं। रवींद्र, फिलहाल आपको मैं यहाँ रोकना चाहूंगी। पी भट्टाचार्य जी, आपको कार्रवाई में भाग लेने के लिए भी जाना है। एक रिएक्शन और, जो चिंताएं आप खासकर इलेक्शन रिफॉर्म से जुड़ा जो बिल है उसे लेकर जता रहे हैं, क्या हम उम्मीद करें कि राज्यसभा के अंदर हमें बहस में वो बातें सुनने को मिलेंगी? पी भट्टाचार्य जी। नहीं, मेरा सवाल तो एक ही है। मैं तो बोल दिया गया, जो बिल लेके आया वो बिल में हम लोग कैसे सहमत होगा। नहीं, राज्यसभा के अंदर चर्चा में सुनने को मिलेंगे। चर्चा करने का पहले हम लोग को तो डिसाइड करेगा बिल में क्या चीज है। उसमें तो स्नेक है, ना फॉग है, ना क्या चीज है, तो देखना पड़ेगा। वो जो बयान दे रहा है पूरा फॉल्स बयान। मंत्री जी, मेरा मालूम है राज्यसभा में पहले जो हमारा कानून मंत्री था उन्हें हम लोग को डाटा प्रोसेसिंग के लिए बहुत बार वादा किया, बहुत बार, जो ये कभी नहीं लीक होगा, कभी नहीं लीक होगा। ये टोटली फॉल्स। लीक तो होते ही रहे with a proper proof. I can say this thing very clearly. ये नहीं लीक होते ही रहे, फिर भी लीक होगा। मंत्री जी, I know the मंत्री, the honorable minister has been saying that there will be no leakage and nothing of the sort, but this is absolutely wrong. It's a huge country, huge machinery. Nobody knows how it will be leaked. Who can stop these things? ठीक है। केवी प्रसाद सर, आपका आखिरी कमेंट, उसके बाद मैं धन्यवाद करूंगी आप दोनों का। कोई भी सुधार की दिशा बहुत आसान नहीं रही है। जी ज़रूर है, लेकिन जैसे कि है प्रावधान तो है ही, हमारे पास सुधारें होती आई हैं, वक्त लगता है इसमें, ये ज़रूर है। और ज़रूरी नहीं कि आज ही है, लेकिन अब ये बिल सरकार अपनी तरफ से लेके आई है तो सरकार को, सदन को ये बिल्कुल अपने आप के अब बताएंगे। आप मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे राज्यसभा में और सभा के सदनों के सांसदों के बीच में ये है कि आगे का क्या रवैया रहेगा,
कैसे, और जैसे अभी भट्टाचार्य जी ने कहा वह चाहते हैं कि ये सेलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाए, तो अब ये तो सदन सर्वोपरि है, वो फैसला करे इस पर। ठीक है, और इसी के साथ पी भट्टाचार्य सर आपका, के वी प्रसाद सर आपका, आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ संसद में आज में चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू वेरी मच टू यू आल्सो। थैंक यू। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आज जो प्रश्नकाल है यानी क्वेश्चन आवर, उसमें क्या अहम सवाल पूछे जाएंगे उस पर बात करते हैं। पहले बात लोकसभा की। आज कृषि और किसान कल्याण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, गृह, सूचना और प्रसारण, पंचायती राज, ग्रामीण विकास और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद अनुभव मोहंती कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से मसालों की खेती से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद विवेक नारायण शेजवलकर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से किसानों के हितों की रक्षा से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद दुष्यंत सिंह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से काश्तकार किसानों और बटाईदारों संबंधी डेटा से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद माणिक टेगोर गृह मंत्रालय से राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के लिए अतिरिक्त अवसंरचना से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद राजकुमार चाहर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद सुशील कुमार सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय से दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत रोजगार से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद उन्मेष भैया साहेब पाटिल युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से फिट इंडिया साइक्लोथॉन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद गिरीश चंद्र युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से खेलों को बढ़ावा दिए जाने से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद गीता विश्वनाथ वांगा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से कृषि निर्यात के लिए राज्य सहायता से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत सूचना और प्रसारण मंत्रालय से आकाशवाणी केंद्रों के ब्यौरे से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद अजय कुमार मंडल ग्रामीण विकास मंत्रालय से बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पंचायती राज मंत्रालय से झारखंड में ग्राम पंचायतों के कंप्यूटरीकरण से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद सदाशिव किसान लोखंडे ग्रामीण विकास मंत्रालय से महाराष्ट्र में बेघर बीपीएल लोगों के लिए आवासों के निर्माण से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद कनिके नवस ग्रामीण विकास मंत्रालय से मनरेगा की शेष अवधि के लिए अलग से पैसे दिए जाने से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद गजानन कीर्तिकर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से राष्ट्रीय खेल और प्रोत्साहन पुरस्कार से संबंधित सवाल करेंगे। सांसद कुंवर दानिश अली गृह मंत्रालय से पत्रकारों पर हो रहे हमलों से उनकी सुरक्षा से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद भोला सिंह युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से राष्ट्रीय खेल परिसंघों को धनराशि का आवंटन से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर अमर सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा के अंतर्गत धनराशि के आवंटन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद विष्णु दयाल राम युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से
राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर सुजय विखे पाटिल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में शीतगारों की स्थापना से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। और अब बात राज्यसभा की। आज प्रश्नकाल के दौरान रसायन और उर्वरक, वित्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और पत्तन पोत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर वित्त मंत्रालय से पेट्रो उत्पादों पर करों को और अधिक घटाने के लिए प्रस्ताव से संबंधित सवाल करेंगे। सांसद अजय प्रताप सिंह वित्त मंत्रालय व्यक्ति या समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं पर कर से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद के आर सुरेश रेड्डी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से कोविड-19 के AY 4.2 वेरिएंट स्ट्रेन को फैलने से रोकने के लिए किए गए उपायों से संबंधित सवाल करेंगे। सांसद डॉक्टर अनिल जैन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से कोविड-19 के टीकों के निर्यात से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद जॉन ब्रिटास वित्त मंत्रालय से सोने की तस्करी से संबंधित सवाल करेंगे। सांसद के RN राजेश कुमार रसायन और उर्वरक मंत्रालय से दवाओं को अधिक कीमतों पर बेचे जाने से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद P विल्सन पत्तन पोत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से चेन्नई पत्तन को अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख पत्तन केंद्र के रूप में परिवर्तित किए जाने से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद MV श्रेयसम कुमार रसायन और उर्वरक मंत्रालय से दवाओं के कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भरता से संबंधित प्रश्न करेंगे। सांसद सुरेश गोपी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संपूर्ण टीकाकरण कवरेज की स्थिति से संबंधित प्रश्न करेंगे। सांसद कनक मेदला रवीन कुमार वित्त मंत्रालय से एयर इंडिया के विनिवेश के बाद की स्थिति से जुड़ा सवाल पूछेंगे। डॉक्टर अमर पटनायक रसायन और उर्वरक मंत्रालय से इफ्को में आयात में विसंगतियों से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद जवाहर सरकार वित्त मंत्रालय से सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण से संबंधित प्रश्न को प्रश्नकाल के दौरान पूछेंगे। सांसद वाइको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने के लिए उठाए गए कदमों से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद रामकुमार वर्मा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट संबंधी चिंताओं से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद YS चौधरी वित्त मंत्रालय से सभी मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दिए जाने से जुड़ा सवाल करेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के सुचारू प्रसारण के लिए संसद टीवी ने खास इंतजाम किए हैं। दोनों सदनों का प्रसारण संसद टीवी के 2 अलग-अलग चैनलों पर किया जा रहा है। सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही का प्रसारण संसद टीवी राज्यसभा पर किया जा रहा है, जबकि लोकसभा की कार्यवाही का प्रसारण संसद टीवी SD लोकसभा पर किया जा रहा है। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों का प्रसारण संसद टीवी की वेबसाइट sansadtv.nic.in और संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी उपलब्ध है। आप संसद टीवी के इन प्लेटफॉर्म पर कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। फिलहाल संसद में आज में इतना ही। कुछ ही देर में दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। संसद टीवी पर आप इसका सीधा प्रसारण देख सकते हैं। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।